आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठे। अंजलि मुद्रा, हाथ जोड़े, हृदय के केंद्र पे ले आए, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। धीमी गहरी लंबी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। मुस्कान के साथ एक और सांस भरें और इसे भी छोड़ें। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए सांस भरें। फिर से सांस भरें एक बार और नाद के लिए। फिर से सांस भरें एक बार और। मेरे बाद रिपीट करें पतंजलि मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीना, योपाकरोतं प्रवरं मुनीना, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शीश झुकाए नमन करें अपने भीतर ईश्वर को, महर्षि पतंजलि को इस दिव्य ज्ञान के लिए, आयुर्वेद, योग और वाणी को स्वच्छ करने के लिए व्याकरण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए। शीश उठाएं, केंद्र में ले आए, धीरे से हाथों को नीचे कर लें। स्टार्ट करने से पहले हम 3 राउंड भस्त्रिका कर लेते हैं ताकि सब लोग जाग जाए, एक्टिव हो जाए ब्रेन जो है। दोनों हाथों को ढीली मुट्ठी बंद करके साइड में करिए और 10 टाइम्स 10 बार भस्त्रिका। शालिनी जी आप धीरे धीरे करिएगा, बाकी सब लोग फुल लंग्स की फुल कैपेसिटी से सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूरी कैपेसिटी से नीचे झटके के साथ आंखें बंद करके 10 बार करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे कर लें, शांत करें, आंखें बंद करें। ध्यान अपनी सांसों में जो परिवर्तन हुआ है, सांसों की गति और तापमान को नोटिस करें। शरीर में जो झंझनाहट सी हो रही है, ऊर्जा का बढ़ा हुआ प्रवाह,
मुस्कान के साथ एक और धीमी गहरी लंबी सांस लें और जाने दें। दूसरे राउंड के लिए फिर से दिली मुट्ठी बंद, आंखें बंद 10 बार। अब की बार अपने आप करिए 10 टाइम्स। फिर से मुस्कान के साथ एक और सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। फिर से सांस लें, इसे भी जाने दें। थर्ड एंड लास्ट राउंड, दिली मुट्ठी बंद 10 बार, 10 टाइम्स अपने आप करें। आंखें बंद करके मुस्कुरा दें। धीरे से आगे खोल लें। गर्मी आ गई। आज का क्या टॉपिक है? देखिए मैं टॉपिक ही भूल गया। सर वॉइस अचानक से कम हो गई। अच्छा, आप मेरा गला खराब करवाएंगी। नहीं सर, अभी ठीक आ रहा था, अभी कम हो गया। सबको कम आने लगी है अचानक से या सिर्फ कविता जी वाले में कम आ रही है? कम आ रही है शालिनी जी? सर इतना देर ठीक आ रहा था, अचानक से कम हो गया। अच्छा, अभी ठीक है। अभी ठीक है। तो वो भस्त्रिका किया था ना, भस्त्रिका से हो सकता है जोर से सांस होगा, ये माइक में जो हो सकता है कि चिल्ला गया। कोई बात, अभी ठीक है ना? आज का क्या टॉपिक है कविता जी? अच्छा चलिए, कोई बात। आयुर्वेद के साथ ओरल हेल्थ और ध्यान। हाँ, दिन पढ़ के बता दी। हाँ, आगे बताए। ओरल हेल्थ कब से शुरू होती है हमारे दिनचर्या में? ओरल हेल्थ कब से शुरू होती है? सुबह से, मालूम से। ओरल हेल्थ मैंने उसमें लिख दिया है, लेकिन ओरल हेल्थ भी आज के टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट ही है। टॉपिक आज का है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? एकदम सवेरे जो होते 3-4 बजे के आसपास वाला होता है, बहुत सवेरे जब। हाँ सही बात है, चार। लेकिन 3 या 4 बजे होगा। अभी सनराइज टाइम क्या है इंडिया में? 6 बजे कुछ होता है, 6। हम गूगल करके देखें, 6:05 होगा सनराइज टाइम। तो सनराइज टाइम से 96 मिनट पहले, यानी कि लगभग 1.5 घंटे पहले, जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, रात का अंतिम प्रहर जिसके बाद सनराइज शुरू हो जाता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो अभी 6:05, 6 बजे मान लीजिए है सनराइज, तो कितने बजे, 1.5 घंटे पहले कितने बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हुआ? 4:30 बजे। हाँ, तो 4:30 बजे से लेकर के और सनराइज के पहले ये ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त मतलब क्या होता है? पीरियड, एक टाइम इंटरवल। तो स्टार्ट और एंड टाइम के बीच का जो टाइम है वो मुहूर्त है। जैसे मुहूर्त, मुहूर्त उसको बताते हैं हमेशा शुभ मुहूर्त होता है, खराब मुहूर्त का जो नहीं बताया जाता। तो ब्रह्म मुहूर्त, खराब मुहूर्त भी होता है, लेकिन खराब मुहूर्त डिस्कस नहीं किया जाता। तो हम अच्छा मुहूर्त डिस्कस करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म क्यों, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जो इस सृष्टि को, इस संसार का रचयिता है, जो इसको चलाता है, जो सब में है, मैं, मुझ में भी है, आप में भी है, पेड़ पौधों में भी है, पत्थर में भी है, इस धरती में भी है, सूरज में भी है, सितारों में भी है, सब में है। तो वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब
उस ईश्वर का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में आयुर्वेद में एक श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षणाम आयुषम। अगर आपको लंबा और स्वस्थ जीवन जीना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उसका रीजन क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया है? तो आइए चलिए अब ये देखते हैं। प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी तो अंगूठा दिखा के मत बताएगा, क्योंकि जब मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा होता हूँ ना तो मुझे इतना टेक्निकल आता नहीं लैपटॉप में, तो मैं आप लोग को नहीं देख पाता हूँ, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन देख पाता हूँ। तो मुझे एक बार बोल के बता दीजिएगा कि दिख रहा है, शेयर कर दो क्या। दिख रहा है? दिखता है सर। हाँ, ठीक, थैंक यू। तो ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षणाम आयुषम, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि अगर आपको स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप इन ब्रह्म मुहूर्त, उससे रिलेटेड ही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वेस्ट एलिमिनेशन एंड ओरल केयर। वेस्ट एलिमिनेशन मतलब शौच कर्म जो करते हैं तो वो प्राकृतिक रूप से एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में। कैसे एक्टिवेट होता है? सॉरी आपका चला गया होगा, और फिर से आया। हाँ, और ओरल केयर जो हम अपने मुंह की सफाई करते हैं, मुंह के हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम नेचुरली आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहला अभी जो इस पे लिखा हुआ है इसमें चाहिए, बहुत सारे हार्मोनल आपके सिक्रीशंस होते हैं आपकी बॉडी में। जैसे सेरोटोनिन सिक्रीशन ऑटोमेटिकली होता है बॉडी के अंदर, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम वेस्ट एलिमिनेशन पे आते हैं। वेस्ट एलिमिनेशन क्यों होता है? हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, ठीक है? उसमें से एक वायु है अपान वायु। तो अपान वायु डाउनवर्ड जो है ट्रेवल करती है, ऊपर से नीचे चलती है, जो कि हमारे हर तरह के एलिमिनेशन के लिए, वेस्ट एलिमिनेशन के लिए, बॉडी में जो भी एलिमिनेशन है बॉडी में, जो नीचे से डिस्चार्ज जो भी होता है उसके लिए अपान वायु जिम्मेदार है। और अपान वायु ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिवेट होती है। दूसरी चीज हम आज डिस्कस करेंगे, उषापान डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग सलाइवा हम डिस्कस करेंगे। फिर ओरल हेल्थ पे हम आएंगे, टूथपेस्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ नीम स्टिक के बारे में बात करेंगे। ये कुछ क्रियाएं हैं जिनकी हम बात करेंगे, कंडूशा और कवला क्रिया। उसके बाद हम कुछ और नेचुरल रेमेडीज फॉर ओरल हेल्थ की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कुछ तो मैंने बता दिया, आप इसको डिटेल में देख लेते हैं। सेम वही उस जो श्लोक हमने डिस्कस किया उसकी मीनिंग है यहाँ पे। Who want to live healthy and long life must wake up in Brahma Muhurta, Ayurveda says, as in the title shloka। तो टाइटल में श्लोक है, उसका यही मतलब है कि अगर आपको लंबा और स्वस्थ जीवन जीना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और किसी की अगर जॉब ऐसी है जो रात भर जगना है, सुबह उठना है, तो यू नीड टू चेंज योर जॉब टू लिव हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, अदरवाइज ये लंबा चल नहीं सकता। Our body functions according to the circadian cycle, that is in accordance with the movements of nature and sun and moon cycle। हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मतलब आप पाचन तंत्र हो गया और पचा के खाने को नीचे निकालने की जो तंत्रिका है, सब शरीर में आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, उसके लिए जो दिमाग के अंदर बहुत सारे जो है हॉर्मोन्स आपकी ग्रंथियों से जो रिसाव होते हैं, वो सब आपको नींद कब आनी चाहिए, कब नहीं आनी चाहिए, कब आपको एक्टिव होना चाहिए माइंड को, बॉडी को, कब आपको जो है लेजी फील करना चाहिए, आलसी फील करना चाहिए, कब सोने की तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीजें यहाँ से सिर्फ धरती से नहीं होती है। ये जो सेलेस्ट्रियल मूवमेंट्स हैं स्पेस में, वहां से भी निर्धारित होती है, डिसाइड होती है।
कैसे सब चिड़िया सारे जानवर जो है शाम को संध्या काल होते ही अपने घोंसले में और अपने जो है घर में वापस चले जाते हैं और हम नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, या हम जो है जाकर कॉल सेंटर में काम करते रहते हैं कंप्यूटर। तो नेचर से हमारी बॉडी का एक एक सेल, हमारी मेमोरी सिर्फ दिमाग में नहीं होती है, हमारी मेमोरी बॉडी के हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में, हर एक सिस्टम में होती है। तो हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? एटम से सेल्स बने हैं, सेल्स से टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बने हैं, और कई सारे ऑर्गन्स सेम फंक्शन वाले ऑर्गन्स को मिला के एक सिस्टम बनता है, और कई सारे सिस्टम्स को मिला के हमारी बॉडी बनती है। तो हर एक सिस्टम डिफरेंटली रिएक्ट करता है, हर एक टिश्यू, हर एक एटम डिफरेंटली रिएक्ट करता है, और हर किसी में अपना खुद का मेमोरी है। इसीलिए जिम जाने वाले या योगा बहुत सालों से करने वाले अगर कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी बैक पोस्चर में चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में जो है वो वापस नॉर्मल अपने शेप में आ जाती है। आपका ब्रेन, माइंड सब कुछ अपने वापस से शेप में आ जाता है, क्योंकि उनमें अलग अलग मेमोरीज होती है। इसी तरह से जो है इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, सब चीज होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन जो है वो आपके दिमाग के भीतर है, पीनियल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड आई। वहां से पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन सिक्रेशन। तो सर्काडियन साइकिल मतलब सन और मून के हिसाब से काम करते हैं। जब सुबह उठते हैं तो सेरोटोनिन सिक्रेशन होता है, इसीलिए हम कुछ ना करें, सिर्फ पार्क में जाकर सुबह बैठ जाएं या बस टहल बस लें, तो हमें दिन भर जो है हमें एक खुशनुमा जो है वो एहसास होता रहता है, आनंद की अनुभूति होती रहती है, ब्लिसफुल आप फील करते रहते हैं। इसी तरह से शाम होते ही जैसे सनसेट होता है वैसे ही आपकी बॉडी में मेलानिन बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए शाम होते ही आपको आलस आना चाहिए, आपको एक्टिव फील नहीं करना चाहिए, आपको रिलैक्स फील होना चाहिए। अगर नहीं होता तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया पता हो, तो आपको ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ किया है, कई सालों से टॉर्चर किया अपनी बॉडी को, इसलिए नहीं हो रहा है ऐसा, इसलिए आपको इंसोम्निया ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन एलिमिनेशन से रिलेटेड ब्रह्म मुहूर्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एलिमिनेशन में के लिए आपकी बॉडी में अपान वायु जो होती है, वायरस एनर्जीज चैनलाइजेस प्रॉपर्ली, सुबह उठने से होता है। अपान वायु आउट ऑफ 5 वायुस प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्टिवेट्स एट दिस सेगमेंट ऑफ टाइम। अपान वायु इसी ब्रह्म मुहूर्त का जो सेगमेंट बताया है 1.5 घंटे पहले सूर्योदय से और सूर्योदय तक क्लोज टू सनराइज, यहाँ पे इसी टाइम पे अपान वायु एक्टिवेट होती है। बाकी और दिन में किसी और समय नेचुरली एक्टिवेट नहीं होती है। पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीजेस इन बॉडी एट दिस टाइम टू एक्टिवेट एंड काम द बॉडी एंड माइंड एट द सेम टाइम। इसी समय ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो मन को शांत भी करते हैं और शरीर को एक्टिवेट भी करते हैं। इसी समय ऐसा होता है जो दोनों चीजें एक साथ होती हैं, मन शांत होता है और शरीर एक्टिवेट होता है। बाकी पूरे दिन भर के किसी भी प्रहर में ऐसा नहीं होता है। दिस हैपेंस ओनली एट द टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। नेक्स्ट, ऑक्सीजन लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज एट द हाईएस्ट लेवल। उस समय वातावरण का ऑक्सीजन लेवल, कोई ट्रैफिक नहीं होता है रोड पे, कोई शोरगुल नहीं होता है, तो शांत वातावरण होता है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, प्राणवायु का संचार आपके शरीर में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए बॉडी को आपको प्रॉपर प्राणवायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आप और हेल्दी बनते हैं। क्वाइट एंड नॉइज फ्री सराउंडिंग्स, ये बता दिया मैंने, यही सेम चीज है। और ये सही टाइम होता है अपने योगा के साथ, अपने या अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज के साथ अपने दिन को स्टार्ट करना। आप म्यूजिक लवर हैं तो म्यूजिक के साथ डे स्टार्ट करें, आप योगा करते हैं योगा करें, आप गार्डनिंग करते हैं अपने पेट्स के साथ जाइए, घूमिए टहलिए, बातें करिए, कुछ अच्छा क्रिएटिव काम, कुछ पूजा पाठ करिए। ये ऐसा टाइम होता है जब आप कुछ भी क्रिएटिव करेंगे और वो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में।
You have ample time for rest of the day to plan and implement. आप 8 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे आपका ऑफिस है, आप जल्दी जल्दी उठेंगे, ब्रश भी पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बाकी बाकी चीजें जो है जब अपान वायु होगी ही नहीं तो कहाँ से एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन भी नहीं होगा। आप सीधे कपड़े पहनेंगे, कपड़ा स्नान करेंगे और ऑफिस जाएंगे। तो और आपको पूरा दिन प्लान करने का ना तो टाइम होगा और ना आपका दिमाग वैसा शांत होगा कि आप जो है उस तरह से कर सकें। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके पास इतना टाइम होता है, ऐसा लगता है कि जो है मतलब पूरा दिन भर का टाइम है, एक्सटेंडेड टाइम आपको मिलता है। तो दुनिया को के हिसाब से चलने की बजाय अपने हिसाब से दुनिया ढाल लेनी चाहिए। अक्षय कुमार भी उसी इंडस्ट्री में है जिसमें लोग रात भर पार्टियां करते हैं और दोपहर तक सोते हैं, लेकिन वो शूटिंग अपने हिसाब से करता है। शूटिंग वालों को भी, बाकी लोगों को, कपिल शर्मा जैसे इंसान को भी 4 बजे बुला लेता है शूटिंग करने के लिए। तो आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी वैसे ही आप बदलते चले जाते हैं, आपका व्यक्तित्व वैसा बदलने लगता है, ऐसा होता जाता है, आपका सोशल सर्कल भी वैसे ही होने लगता है। नेक्स्ट, माइंड एंड बॉडी आर फ्रेश, क्रिएटिव, अडैप्टिव इन ब्रह्म मुहूर्त। ये पहले भी बात हो गई है। आपका मन और शरीर फ्रेश रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, अडैप्टिव रहते हैं। अडैप्टिव मतलब आप रिजिड नहीं होते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, आप अडैप्टिव होते हो। जो चीज भी आप पढ़ते हो, करते हो, वो बहुत इजीली आपकी बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। जैसे अभी जो चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज क्लोज टू ब्रह्म मुहूर्त। तो अभी जो बता रहा हूँ ये आपको जीवन भर याद रहेगा, इसमें से ज्यादातर हिस्सा आपको जीवन भर याद रहेगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। यही चीज मैं शाम को या दोपहर में बताऊंगा तो आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। शरीर में ये 5 प्रकार की वायु होती है, इस पे डिटेल में किसी और सैटरडे को टॉपिक पे करेंगे। शरीर में जो हम सांस लेते हैं वो शरीर के अंदर जाने के बाद 5 भागों में विभक्त हो जाती है, 5 प्रकार की वायु बन जाती है। व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु और प्राण वायु। तो ये 5 वायु हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए अलग अलग फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है, अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। तो अभी हमने बात की अपान वायु की। अपान वायु जो आपका डाउनवर्ड एलिमिनेशन है उसके लिए जिम्मेदार होती है। बाकी और वायु पे हम किसी और दिन बात करेंगे। अपान वायु, अपान वायु फ्लोज डाउनवर्ड्स इन योर बॉडी, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है अपान वायु। रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड एलिमिनेशन, नीचे से जो भी चीजें जो है निकलती हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है। फॉर एग्जाम्पल यूरिनेशन, स्टूल, सीमेन डिस्चार्ज, मेंसेस, नॉर्मल डिलीवरी ऑफ बेबी, स्पर्म इजेकुलेशन। तो इन सभी चीजों के लिए अपान वायु, जिसकी अपान वायु वीक होगी उनको इनमें से कोई एक, कोई 2 या सारी चीजों की प्रॉब्लम होगी। Naturally activates 1.5 hours before sunrise, that is ब्रह्म मुहूर्त। तो जो ये है ये प्राकृतिक रूप से सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले लगभग ये एक्टिवेट, अपने आप एक्टिवेट होती है। वेकिंग अप अर्ली इंश्योर्स एंड हेल्प्स प्रॉपर फ्लो ऑफ अपान वायु। जल्दी उठना इस बात को सुनिश्चित करता है कि सही तरीके से अपान वायु ऊपर से नीचे तक धारा प्रवाह में बहे। Proper elimination is required every day to have normal flow of energies in the body to be healthy। और proper elimination जो हमारे शरीर से ये सब elimination बात की, elimination मतलब डिस्चार्ज, जो बाहर निकलना है, निकलने वाली चीजें हैं वो प्रॉपरली तभी बाहर निकल पाएंगी जब हमारे बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है वो हेल्दी तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो रहा हो। Just like sewage pipeline needs to be cleaned frequently for proper flow। अब जैसे एक दिन हम उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद नहीं उठे तो ऐसा नहीं होगा। ये रेगुलर हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। जैसे सीवेज पाइपलाइन अगर हम उसको रेगुलरली क्लीन ना करें तो वो जाम हो जाएगी, उसमें सड़न पैदा होने लगेगी और उसके अंदर और उसके आसपास ऐसी गैसें निकलेंगी जो मौत का भी कारण हो सकती है, बहुत बीमार भी कर सकती है। ऐसे आपके शरीर के अंदर भी जो ये पाइपलाइन है, जो सीवेज लाइन है, इसको प्रॉपरली हर दिन क्लीन होना जरूरी है, अदरवाइज आप बीमार होंगे, ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी। आपका जो गट है, गट हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल, इसीलिए गट फीलिंग बोला जाता है। जिसका पेट सही नहीं होता, सही से साफ नहीं होता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो
डिप्रेशन भी फील करने लगता है, कुछ दिन बाद डिप्रेस भी होने लगता है। आपके पेट से आपके मन का बहुत गहरा नाता होता है। तो आपका आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं यहाँ से। ऊषा पाना, ऊषा मतलब उषा बेला, ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था। उषा बेला होती है, यही ब्रह्म मुहूर्त को उषा बेला कहते हैं। 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, 96 मिनट सूर्योदय से पहले का समय उषा बेला होती है। तो उषा पाना, पाना मतलब क्या होता है? पान, इंग्लिश में पाना लिखा जाता है पान, उषा पान। पान मतलब होता है ड्रिंकिंग, पीना। तो उषा बेला में पानी पीने को, क्या पीना? पानी पीना। कौन सा पानी पीना? नॉर्मल वाटर और ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी या सामान्य पानी, सामान्य तापमान का पानी, रूम टेम्परेचर वाटर। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं। वाटर 4 वाटर रूल्स में बताया था, फ्रिज का पानी, रेफ्रिजरेटेड वाटर जो है वो पॉइजन होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, बिल्कुल कभी भी नहीं पीना चाहिए लाइफ में। तो आपको नॉर्मल पानी पीना है या गुनगुना पानी। ऊषा पान के क्या क्या बेनिफिट्स है? ऊषा मीनिंग अर्ली मॉर्निंग, पाना मीन्स ड्रिंकिंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वर्तिका जी, सबसे पहले उठने के बाद आप क्या करती हैं? क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या करती हैं? चलिए आपको अनम्यूट करने दूर आना पड़ेगा। अच्छा, कर लीजिए। तो नॉर्मल पानी में से पिया नहीं जाता, मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, बट उसमें वो थोड़ा शहद डाल लेती हूँ। ओके, मानसी जी अब पीने लगी हैं? नहीं सर, मैं ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ, पहले से पीती हूँ, लेकिन मैं ये बीच बीच में पानी नहीं पीती थी, अब पीना शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, कितना पीती हैं ल्यूकवार्म वाटर जो पहले से पी रही हैं? 1 गिलास। कैसे पीती हैं? सिप सिप करके पी लेती, खड़े होके, बैठ के? बैठ के सब। ठीक है। उषा पान में कितना पानी पीना चाहिए आयुर्वेद में लिखा हुआ है? वैसे तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, डिपेंड करता है कितना पानी पीना चाहिए। 640 ml वाटर, 640 ml वाटर। तो ये मेरी जो ग्लास है ये अप्रोक्सीमेटली 250 ml की ग्लास है। तो 640 ml मीन्स 3 ग्लासेस, इतनी बड़ी ग्लास 3 गिलास। ठीक, कैसे पीना है? प्रीफरेबली आयुर्वेद के हिसाब से ऐसे पीना चाहिए, ऐसे बैठ, मलासन में बैठ के पीना चाहिए। ये पोस्चर और अपान वायु को और ज्यादा एक्टिवेट करता है। प्लस जब इस तरह से आप पीते हैं तो ये आपके गट को क्लीन करने के लिए ऊपर से प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे हाइड्रोलिक जैक होता है, ये हाइड्रोलिक पंप होता है। आप इंजेक्शन में पानी भरिए आधा और ऊपर हवा रहेगी, तो आप नीचे से जब पुश करेंगे तो जो है ऊपर अगर कोई चीज आप लगा देंगे तो उसको जो है वो उठा देगी, हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। तो उससे आप जो है इसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो है वायु पहले से है, तो जब आप उसके अंदर 640 ml जब वाटर डालते हैं तो इतना एनफ पानी होता है, वो इतना होता है कि उससे जो है जो अंदर की वायु है वो अपान वायु वो और ज्यादा एक्टिवेट होती है और नीचे एलिमेंट्री कैनाल पे आपके प्रेशर डालती है और आपको इजिली रिलीज हो जाता है जो भी वेस्ट होता है। तो इसलिए 640 ml घुट घुट करके पीने के लिए बताया गया है। हो सकता है कि कोई एक गिलास पीने के बाद आपको वोमिट सेंसेशन होने लगे, इससे ज्यादा पीने में आपका मन ना करे। ये आदत वाली बात, शरीर की आदत वाली बात है। जैसे मैं जब खेलता था, हॉकी खेलता था, तब मैं एक बार में 50-50 पूरी भी खा जाता था। मैं 10-10 रोटी, 15-15 रोटी भी खाता था। अभी मैं 2 रोटी सिर्फ खाता हूँ, शाम को 1 रोटी खाता हूँ और सुबह मैं सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, और इतने में मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ। आपकी बॉडी कितने पे यूज हो जाती है उसकी बात होती है। तो आप जो इसी तरह से पानी पिए, आप धीरे धीरे पानी 1 गिलास से धीरे धीरे करते करते हफ्ते 10 दिन में इसको बढ़ाते जाइए और इसको क्लोज टू 3 ग्लासेस तक लेके जाइए। किसी किसी की कफा बॉडी होती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, तो वो 3 गिलास हो सकता है ना पी पाए, तो आप 2 पी लीजिए, 2.5 पी लीजिए, लेकिन 1 गिलास से सिर्फ काम नहीं चलेगा। 1 गिलास से आपका पूरा प्रोसेस क्लीन होगा, रेसिड्यूज अंदर रह जाते हैं, अनवांटेड जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो रह जाता है।
तो आपको क्लोज टू 640 ml पीना पड़ेगा अगर पूरा जो है निकालना है, और धीरे धीरे करके अपनी क्षमता बढ़ाए। जल्दी जल्दी पीने की जरूरत नहीं, आराम से पीजिए। अब योगा क्लास 5:30 से होती है तो जरूरी थोड़ी 5:15 पे उठे, थोड़ा और पहले उठ जाइए, 15-20 मिनट, 1 घंटे पहले उठ जाइए, करिए, ऐसा तो हो जाएगा। सब चीज काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तो नहीं होगा। तो 640 ml वाटर, but 640 ml is said to be the enough amount of water to create a force into your gut and intestine to flush out unwanted stuck food, residues or waste from your body toward the colon. colon क्या होता है? आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे एंड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होता है और एनएस के बीच की जो लेंथ होती है वो कोलोन कहते हैं। उसमें वहीं पे जो है जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट होता है वो वहीं पे जाके इकट्ठा होता है, वहां से फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। 640 ml equals to approximately 3 to 4 glasses of water, ये हमने बात कर लिया। You may start with 1 or 2 glasses, gradually in couple of weeks you should increase it. आप 1 या 2 ग्लास से शुरू करें और 1 हफ्ते में इसको बढ़ाएं। Activates body organs to start, हाँ एक और काम है इसका, activate body organs to start with like fuel in the machine to start. Similarly body needs water to start again. अच्छा, अब जो लोग भी सुबह के जो पहला चीज है जो पानी है उसमें जो कुछ भी मिलाते हैं, आप चाहे हनी मिलाते हैं, जीरा मिलाते हैं, जीरा वाटर पीते हैं, कुछ भी पीते हैं पतले होने के, दैट शुड बी सेकेंड थिंग। जो भी जड़ी बूटी कुछ भी खाते हैं वो सब कुछ आप जब फ्रेश होके आ जाएं तब खाइए। पहली चीज सिर्फ प्लेन वाटर। गाड़ी के अंदर पेट्रोल वाली गाड़ी है, पेट्रोल वाली गाड़ी में हम कहें गाड़ी जो है ज्यादा अच्छा जो है वो चलेगी, इसके अंदर थोड़ा और जो है गिलोय का जूस मिला देते हैं तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा ना। स्टार्ट करने के लिए जो आपके हाइब्रिड कार्स आती हैं या हाइब्रिड इंजन होते हैं, हाइब्रिड इंजन में क्या होता है, पहले पेट्रोल से स्टार्ट होता है, फिर उसके नॉब को स्विच करते हैं, फिर सीएनजी पे जाता है। किसी के पास सीएनजी गाड़ी होगी तो उसको पता हो। तो इसी तरह से अपनी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट थिंग इज वाटर, और कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी मिक्स मत करिए, अदरवाइज बॉडी को फिर डाइजेशन में लगाना पड़ेगा ना उसको। आपने हनी डाल दिया तो अभी पानी पीने का काम डाइजेशन नहीं है, पानी पीने का उस टाइम पे काम क्या है कि आपको क्लीन करना है बॉडी को, डिटॉक्स करना है बॉडी को। जब आपने उसमें कुछ भी मिला दिया तो वो डाइजेस्ट करने में बॉडी लग जाएगी, फिर डिटॉक्स नहीं करेगी, कुछ भी नहीं मिला। और ये फ्यूल की तरह काम करता है, बॉडी रात भर से हीलिंग में रहती है, रेस्ट में रहती है। तो जैसे ही हम पानी पीते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी तरीके से रीस्टार्ट होते हैं। जैसे हम बूट करते हैं कंप्यूटर को, ऐसे ही आपका सिस्टम बूट हो जाता है वापस से। और पानी पीने के साथ ही आपके माइंड में भी एक अलर्टनेस ही आएगी। आप ये सब चीजें ऑब्जर्व करिएगा अगली बार जब कल सुबह जब ये सब करेंगे तो आपके माइंड में पानी पीने के साथ ही अलर्टनेस आएगी। जैसे सो के उठेंगे थोड़ा आलस रहेगा, आपने भगवान का नाम लिया, हाथ वाथ देखा, धरती को स्पर्श किया, ये सब चीजें किया, उसके बाद आप जैसे ही पानी पियेंगे अचानक से कुछ चमत्कार सा होता है शरीर में, कुछ दैवीय गुण होते हैं पानी के अंदर, वो अंदर जाता है, स्टार्ट करता है बॉडी को, बॉडी और माइंड दोनों को एक्टिवेट करता है। हाउ टू ड्रिंक ऋषभाना, ये मैंने बताया। प्रेफरेबली इन मलासना, प्रेफरेबली आप मलासन में नहीं बैठ पाते, सुबह उठ के बॉडी रेस्ट में रहती है तो हो सकता है आपको मन भी ना करे मलासन बैठने का, कोई बात नहीं, आप कैसे भी बैठ के जो है, जैसे ऐसे क्रॉस लेग बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए, कैसे भी बैठ के जो है आप पी लीजिए पानी, सिप बाय सिप। सलाइवा मिक्स होना चाहिए हर एक घूंट में। डू नॉट मिक्स एनीथिंग इन द वाटर, ये लिखा हुआ है। इधर ल्यूकवार्म और नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे वातावरण का तापमान बहुत ठंडा है तो आपको उस टाइम पे ल्यूकवार्म ही पीना चाहिए, फिर रूम टेम्परेचर का मत पीजिए। गर्मी के दिनों में नॉर्मल टेम्परेचर पी सकते हैं। मॉर्निंग सलाइवा, नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस, मॉर्निंग सलाइवा। मॉर्निंग सलाइवा क्यों इंपॉर्टेंट है? रिसर्च शोज मॉर्निंग सलाइवा हैव पीएच ऑफ 8.2, और पीएच ऑफ 8.2 क्या होता है? जिस चीज का पीएच 8.2 या इससे ज्यादा होता है उसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इट मींस योर मॉर्निंग सलाइवा हैज सो मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड रिसर्च शोज इट इज वेरी हेल्दी। कुछ लोगों से मैं बोलता हूँ कि सो उठकर सबसे पहले पानी पीजिए तो उनको घिन आती है, वो नहीं पीते बिना ब्रश किए, लेकिन आपने ब्रश करके जब स्पिट कर दिया तो आपने मॉर्निंग सलाइवा को स्पिट कर दिया।
मॉर्निंग सलाइवा आपकी बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, उसको आपको स्पिट आउट नहीं करना है, वो बहुत हेल्दी चीज है, उसको आपको अपने अंदर गट में डालना है, इंटेस्टाइन में डालना है, सेल्फ हील करेगी बॉडी उससे। तो जो आप पानी पीते हैं, होशापान जब आप करते हैं, तो आपका मॉर्निंग सलाइवा जो रात भर का इकट्ठा सलाइवा है मुंह में, वो अंदर जाएगा और आपको हील करेगा। ठीक है। दिस सलाइवा कैन बी यूज फॉर वेरियस स्किन इश्यूज। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, चरक संहिता में ऐसा लिखा हुआ है। आप अपने मॉर्निंग सलाइवा को जो है निकाल के, कहीं पे भी एक्ने है, डार्क सर्कल्स है, बर्न्स है, स्कार्स है, कोई किसी भी प्रकार का आपको स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, आप अपने सलाइवा को निकाल के लगा सकते हैं, इससे आपका जो है ठीक होगा। Ushapana helps your own saliva to go down to your stomach and intestine to heal them, enhance the metabolism. ये सलाइवा जब आप पानी के साथ अंदर ले जाते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है। माउथ, सुबह सो के उठने के बाद अगर माउथ आपका ड्राई रहता है तो आपको अब हम मुंह के लिए अब हम क्या क्या चीजें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। ड्राई माउथ, अगर मुंह आपका ड्राई रहता है, पानी पीने से पहले ड्राई रहता है, हम टूथपेस्ट डिस्कस करेंगे, नीम स्टिक डिस्कस करेंगे, गंडूशा, कवला क्रिया और कुछ और अदर रेमेडीज डिस्कस करेंगे। माउथ अगर आपका ड्राई रहता है तो इसमें सबसे पहले आपको अपना टूथपेस्ट चेक करना चाहिए। टूथपेस्ट में अभी एक हम केमिकल डिस्कस करेंगे, वो अपने टूथपेस्ट में आपको चेक करना चाहिए कि वो केमिकल आपके टूथपेस्ट में है या नहीं है। अगर वो केमिकल आपके टूथपेस्ट में है तो आपको अपना टूथपेस्ट बदल लेना चाहिए, वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज वो केमिकल डालती हैं टीथ को वाइटनिंग के लिए, टीथ वाइटनिंग के लिए, लेकिन टीथ वाइटनिंग तो होगी, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स होंगे, दुष्परिणाम ज्यादा होंगे, अच्छा परिणाम कम होगा। काली दांत चमकेगा, बाकी सब कमजोर हो जाएगा। ईटिंग टू मच ड्राई थिंग्स, बहुत ज्यादा ड्राई खाना खाना, जैसे हमारे भोजन में हमारी थाली में क्या रहता है, रोटी के साथ दाल रहती है, चावल के साथ दाल, अगर केवल सब्जी रोटी रहती है तो तरी वाली सब्जी होती है। तो हिंदुस्तानी लोग ड्राई खाना नहीं खाते कभी, हमेशा जो है, या आपका ड्राई खाना होगा, आप रोटी सब्जी ड्राई खा रहे होंगे तो उसके साथ में दोपहर के भोजन में आप छाछ लेंगे, दही लेंगे, उसको मॉइस्ट जरूर करेंगे। और आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि और कुछ भी मॉइस्ट करने के लिए नहीं, सारा पूरा भोजन ही ड्राई है। तो हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, आधा गिलास पानी आपको भोजन के बीच में थोड़े थोड़े देर में जो है खाने को मुंह में सलाइवा के साथ उसको मॉइस्ट करके तब निकालें। आधा गिलास पानी खाने के साथ में, पूरे खाने के दौरान उस आधे गिलास पानी के साथ खाना खा सकते, लेकिन कब, जब पूरा भोजन आपका थाली पूरी ड्राई है तब। तो आप अगर बहुत ज्यादा ड्राई खाना खाते हैं और इस तरह से नहीं खाते हैं जैसे मैंने बताया, तो आप जब सुबह सो के उठेंगे तो आपका मुंह ड्राई हो जाएगा, सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाएगा। या फिर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग कम करनी पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी। मुंह सुबह ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। आप जब सुबह सो के उठे, सलाइवा होना चाहिए। लेस ड्रिंकिंग वाटर, आपको अगर डिहाइड्रेशन होगा, आप पानी कम पीते हैं तो आपका मुंह सूखा होगा सुबह उठने के बाद। तो मुंह बिल्कुल भी सूखा नहीं होना चाहिए। इस केमिकल की मैं बात कर रहा था, मैं लिखिए मत, मैं पीपीटी अभी शेयर करूंगा ग्रुप में। सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS, ये चेक करिएगा। अगर ये आपके टूथपेस्ट में है तो टूथपेस्ट वो आपका बहुत खतरनाक टूथपेस्ट, उसको हटा दीजिए। ऐसा टूथपेस्ट मत यूज करिए, आपके ओरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। नीम स्टिक, आप लोगों में से कोई नीम से दातून करता है इस जमाने में भी? कभी भी हफ्ते में, महीने में? कभी कभी मंगा लेते थे, लेकिन मिलती नहीं जल्दी। अमेजोन पे मिलती दीदी, बहुत महंगी है इस पे। चलिए मैं कुरियर कर दूंगा आपको। पहले बताई होती तो मैं यहीं पे आप आई थी, मैं दे देता।
नहीं नहीं, हम मंगा लेंगे, नहीं तो हम अच्छा। यहाँ पर मंगाते थे मेड से, लेकिन हमेशा नहीं मिलती थी। अच्छा चलिए, मैं वो नीम की पत्तियों को सुखा के उसका पाउडर यूज करती हूँ पेस्ट के साथ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ बताऊं आपको ना पता हो, ऐसी चीज, कोई नई चीज आपको नीम स्टिक के बारे में जानने को मिले। ये आयुर्वेद में क्या लिखा है वो बताता हूँ नीम के बारे में। नीम स्टिक मतलब नीम की दातुन, सीमा जी, ठीक है। नीम की जो दातुन करते हैं, अभी हम लोग मंजन करने लगे, ब्रश करने लगे, तो ब्रश तो जब से हमने ब्रश करना शुरू किया, मेरी दादी आज तक कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गई, और 94 साल की उम्र में भी सारे दांत सही सलामत हैं, एक भी दांत नहीं टूटा, 94 ईयर्स की है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। आयुर्वेद में आपको जान के आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में डेंटिस्ट कोई दूसरी सेपरेट ब्रांच नहीं है, बहुत सारी और ब्रांचेस हैं। मेडिसिन है, बाजीकरण है, रसायन है। बाजीकरण होता है ओल्ड एज पीपल के लिए, मोर देन 60 इयर्स। रसायन शास्त्र होता है रेजुविनेशन, रेजुविनेट करने के लिए आप जाते हैं, जो बड़े बड़े जैसे बैंगलोर जैसे जिंदल में गई थी मेनका जी, तो ये भी रसायन शास्त्र से रिलेटेड है, रसायन से रिलेटेड। तो इसी तरह से जो है बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं, गायनीज होती हैं आयुर्वेद में, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं सिवाय डेंटिस्ट के, क्योंकि दांत को इतना जो है नहीं माना गया कि उसके लिए अलग से डॉक्टर हो, अलग से इतना रिसर्च करने की चीज नहीं। बस ये नॉर्मल सी ये छोटी छोटी चीजें आप जो है अपना ले, तो मेरी दादी की तरह भी आप 100 साल की उम्र तक भी जो है दांत आपके एकदम सही रहेंगे, चमकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीम स्टिक क्या फायदा है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज सलाइवा सिक्रीशन बाय 4 टाइम्स। तो ये कितनी कमाल की बात है। सिर्फ जो आप नीम का जब उसको चबाते हैं, उसके अंदर जो जूस बनता है, उस जूस में ऐसे गुण होते हैं कि आपके जो सलाइवा सिक्रीशन की वाली ग्रंथि होती, ग्लैंड होता है, उसको 4 टाइम्स एक्टिवेट कर देता है। आप ये चीज फील करिएगा, जिस दिन आप नीम की दातुन करेंगे उस दिन आपका सलाइवा ज्यादा बनेगा और डाइजेशन को हेल्प करेगा। इट्स जूस इन द माउथ इज गुड फॉर वाइटनिंग एंड कैविटी के लिए, और वाइटनिंग के लिए भी अच्छा है उसका जो जूस बनता है। दिस जूस इज हैविंग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। जो आपके सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया आपके मुंह में होते हैं, उनके लिए, उनको मारने के लिए इसका जो जूस होता है वो अच्छा होता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसका। दूसरी चीज, हमने जब से जल्दी टीवी देख के खाना और फोन देख के खाना सीख लिया है, तब से हमने चबाना भी छोड़ दिया है। तो चबाना छोड़ने से सिर्फ पाचन तंत्र पे ही फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता कि खाली पच ही नहीं रहा है, आपके मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, जिससे दांत जल्दी गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। तो जब हम दातुन करते हैं, तो उसको जब हम चबाते हैं, तो आपके गम्स जो है हेल्दी होते हैं, आपके मसूड़े हेल्दी होते हैं चबाने से। चिविंग स्ट्रेंथन योर गम्स दैट ब्रशिंग अलोन कैन नॉट। आप ब्रश तो चबाते नहीं, ब्रश तो ऐसे रगड़ते हैं, तो उससे तो मसूड़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल साफ करेंगे, उनमें से गंदगी निकाल देंगे, लेकिन मसूड़ों की स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी। तो chewing mindfully while eating also strengthening your gums। इसीलिए खाते टाइम भी माइंडफुली चबाने से आपके गम्स अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। We don't eat mindfully, that's why we are making our dentist rich। माइंडफुली नहीं खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं, इसीलिए हम अपने दांत के डॉक्टर को अमीर बनाते जा रहे हैं। इन आयुर्वेदा, ये मैंने बता दिया आपको ये चीज, इन आयुर्वेदा there is no separate branch of dentist. There are many branches like medicine, surgery, gynae, pediatric, rasayana, rejuvenation, vajikaran for old age, ENT and alchemy. But there is no separate branch for dentist. गंडूशा क्रिया। गंडूशा को आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे या बहुत सारे सोशल मीडिया पे पता नहीं कहां से वर्ड ऑयल पुलिंग आ गया। ऑयल पुलिंग जैसा है, सच कोई वर्ड मेंशन नहीं है आयुर्वेद में, गंडूशा ही कहते हैं इसको, इसका गंडूशा नाम है। आपने किसी से सुना होगा या आप कभी करते भी होंगे, मुंह में ऑयल भर के और उससे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसको गंडूशा क्रिया कहते हैं। तो कैसे करते हैं? An Ayurvedic technique to pull toxins from mouth with the help of oil for maintaining oral hygiene। तो तेल की मदद से हम अपने मुंह से गंदगी को, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं,
मुंह को साफ और स्वस्थ रखने के लिए। परफॉर्म आफ्टर योर बॉवल एंड बिफोर ब्रशिंग, ब्रश करने से पहले, लेकिन इसको करने के बाद जरूरी नहीं आप ब्रश करें, आप ब्रश करना छोड़ भी सकते हैं, मुंह साफ हो जाता है, वैसे टॉक्सिन निकल जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो आप ब्रश भी कर सकते हैं। तो बॉवल के बाद, फ्रेश बॉवल मतलब फ्रेश होने के बाद जो है, आप जो है सुबह का मोशन होने के बाद फिर ये करेंगे। अब ये कैसे करेंगे सारी डिटेल इसमें दी हुई है। वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार, या फिर अगर मुंह में कोई सीरियस इशू है, आपको कोई पेन है, कैविटी है, कुछ भी है, जैसे दांत का दर्द है, तो आप जो है, या वाइटनिंग करनी है आपको, तो आप जो है हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं, या एक बार हफ्ते में। क्या कौन कौन सा तेल यूज कर सकते हैं? खाने वाला सीसम और सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल, या फिर कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, बस, दूसरा और कोई तेल नहीं, सरसों का तेल नहीं, तिल का तेल या फिर नारियल तेल, सीसमी ऑयल और कोकोनट ऑयल। कितना मुंह में डालना है? इस तरह से डालना है, जैसे ये ऑयल है, (20 to 25 ml, या जितने में आपका मुंह पूरा फूल जाए इतना। फिल कंप्लीटली योर माउथ विद द ऑयल, होल्ड इट फॉर 15 मिनट। उसको फिर हिलाना नहीं है, उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि हिलाने की जगह होगी ही नहीं। आप हिलाएंगे तो सलाइवा निकलने लगेगा और मुंह और फूलने लगेगा, फिर आपको स्पिट करना पड़ेगा जल्दी से। तो उसको बस होल्ड करते रहना, अपना काम करते रहिए, सब जो है आपको जो करना है आपको सब करते रहिए, काम जो आगे पीछे जहां पे भी जाना है आपको, फ्रेश हो जो भी काम करना है करते रहिए, और मुंह में इसको रखे रहिए, गाना सुनते रहिए, कुछ भी करते रहिए। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद इसको स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए, इसको रिंस कर लीजिए माउथ को, और इसके बाद आप क्लीन वाटर से रिंस कर लीजिए। फिर गंडूशा करने के बाद ब्रशिंग इज नॉट नेसेसरी, इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है, तो ये ब्रशिंग इज नॉट नेसेसरी, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप ब्रश कर सकते हैं। एक ऑयल है अरिमेदादी तैलम या इरिमेदादी तैलम, ये आयुर्वेदिक हर्ब से इन्फ्यूज्ड ऑयल होता है। अगर आपको वाइटनिंग करनी है, कैविटी है, सेंसिटिविटी है, गम स्ट्रेंथनिंग करनी है, या कोई और मुंह के कोई इश्यूज हैं आपको, तो ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे या अमेजोन पे भी मिल जाएगा। ये पतंजलि का नहीं आता है, ये बैद्यनाथ का आता है, डाबर का आता है, इन दो का तो मुझे पता है और का नहीं पता। तो ये बैद्यनाथ का अच्छा होता है, इरिमेदादी तैलम नाम से बैद्यनाथ में आता है। वैसे इसका आयुर्वेद में जो वर्णित नाम है वो अरिमेदादी है, अरिमेदादी तैलम है। तो ये आप जो है इसको सेम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आपको जो है जैसे आप रोज ब्रश करते हैं उस तरह से, इस तरह से गंडूशा क्रिया को यूज करना है वीकली, तो आप जो है नॉर्मल सेसमी ऑयल और कोकोनट ऑयल, बस ये यूज करिएगा, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक ऑयल तब यूज करिए कोई प्रॉब्लम हो तो। कवला सेम उसी तरह की एक क्रिया है, ये दूसरी क्रिया है, उसको हम हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, इसको हम डेली कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कवला क्रिया में जो है जो ऑयल आप लेंगे, सेम ऑयल सिसमी ऑयल और अरिमेदादी तैलम। अरिमेदादी तैलम तो खैर वो गंडूशा करेंगे, उससे कवला नहीं कर सकते। सिसमी ऑयल और कोकोनट ऑयल, उसको इस तरह से पीना है, कम पीना है, 10 to 15 ml। इस तरह से जब आप मुंह में उसको रोटेट करेंगे तो उसको कवला बोलते हैं। आप पूरी तरह वॉशिंग मशीन की तरह पानी को, सॉरी ऑयल को हिलाते जाएंगे 10 मिनट तक, उसके बाद आप स्पिट कर देंगे उसको, ये कवला बोलते हैं। इसको आप रोज कर सकते हैं फ्रेश होने के बाद, बॉवल मूवमेंट के बाद और ब्रश करने से पहले। अगेन आप चाहे तो ब्रशिंग स्किप कर सकते हैं, लेकिन कर लीजिएगा ब्रशिंग या दातून जो भी आपको करना है वो कर लीजिएगा। अदर नेचुरल रेमेडीज, ये गांव में हमें सबको पता है कि ये सब चीजें होती है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। टर्मरिक प्लस रॉक सॉल्ट प्लस सिसमी ऑयल, ये मिला के एक डिब्बे में हम टूथपेस्ट की तरह रख सकते हैं। ये वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है कॉम्बिनेशन। हल्दी, सेंधा नमक, सेंधा नमक वो वाला मत लाइएगा जो 5 रुपए वाला आता है व्रत में, वो नकली सेंधा नमक होता है। जो पिंक सॉल्ट वगैरह आता है टाटा का या पतंजलि का ऑर्गेनिक तत्व का, वो वाला रॉक सॉल्ट, और सेसमी ऑयल तिल का तेल, ये तीनों मिला के जो है आपके दांत को चमकाता है, सफेद करता है। इसी तरह से पहले जमाने में लोग राख से जो है दांत मांजते थे। फाइन पार्टिकल जो राख का महीन कण होता है उसको छान के फिल्टर करके निकाल लेते थे,
वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और उससे जो है दांत ब्रश करने से हार्ड वाला मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपके एनिमल को जो है वो खुरदरा कर देगा। सॉफ्ट जो होता है बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, तो उससे जो है दांत साफ करने से वाइटनिंग होती है। फिर उसी तरह से आयुर्वेदिक शॉप्स पे आपको दंत दमन चूर्ण मिलता है, ये टूथपेस्ट की जगह पे यूज किया जा सकता है, दंत दमन चूर्ण है होता है। और बहुत सारे और आयुर्वेदिक चूर्ण आते हैं मुंह साफ करने के लिए, दांत साफ करने के लिए, जो अलग अलग वेरियस पर्पसेस के लिए होते हैं, अलग अलग इलाज के लिए होते हैं। कोई भी समस्या है तो उसके लिए अलग अलग चूर्ण आते हैं आयुर्वेदिक स्टोर पे। तो दंत दमन चूर्ण, ये चूर्ण जो होता है इसको डेली यूज किया जा सकता है टूथपेस्ट की तरह। धन्यवाद। अब पूछिए कोई क्वेश्चन। मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, इसमें ऐसा कुछ पूछने वाला था नहीं। सर ये जो आप ऑयल वाला बोले क्रिया, इसको करने से क्या होएगा? ऑयल कूलिंग करने से हाँ देखिए, एक तो आप जैसे आप जो है स्किन पे जब ऑयल लगाते हैं तो क्या होता है, मॉइस्ट होती है, मॉइस्चराइजिंग होती है, और नॉरिशिंग होती है ना स्किन की। तो हमें शरीर को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी जो है वो नॉरिशिंग करने की, मॉइस्चराइजिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जो घी वगैरह खाते हैं वो तो अंदर चला गया, गट में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया। जब मुंह में आप उसको घुमाते हैं तो फर्स्ट चीज ये होती है कि अंदर आपकी अंदर जो मुंह के अंदर जो ड्राइनेस होती है ना वो मॉइस्ट हो जाती है। बहुत देर तक जो है आप जैसे पानी बोलते बोलते मुंह सूख जाता है, जैसे मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ तो अब मेरा मुंह सूख रहा, तो बीच बीच में पानी पीता जा रहा हूँ। लेकिन जब आप ऑयल पुलिंग कर लेते हैं तो बहुत देर तक, कई कई घंटों तक, इवन सुबह से लेकर शाम तक आपके मुंह में जो है वो मॉइस्ट बना रहता है। दूसरी चीज, ऑयल पुलिंग जब आप करते हैं, गंडूशा क्रिया जब करते हैं या कबला करते हैं, तो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, टॉक्सिन्स मतलब हमारे मुंह के अंदर हम बहुत चीजें खाते पीते हैं, तो उन खाने पीने को जो बचा हुआ पार्टिकल है हमारे दांत में, मुंह के अंदर, उसको खाने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं, बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको खाने के लिए, और वो उनको खाने लगते हैं। अपने हमारे मुंह के अंदर वो अपना परिवार बसा लेते हैं, उनके फिर जो है पड़ोसी आ जाते हैं, उनका संसार बस जाता है हमारे मुंह में। करोड़ों बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर। तो कुछ अच्छे होते हैं हमारे मुंह के लिए, कुछ हमारे मुंह के लिए अच्छे नहीं होते। जो मुंह के लिए अच्छे नहीं होते फिर उनकी वजह से जो है आपको छाले पड़ते हैं, बहुत सारी और चीजें, कैविटी होती है, बहुत सारी और दिक्कत होती है। तो ये गंडूशा और कबला क्रिया करने से आपके अंदर ये जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो है ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है टीथ व्हाइटनिंग भी होती है। इसको करके आप जब शीशे में अपने दांत देखेगा चमकने लगेंगे, तेल लगा के जैसे स्किन चमकती है ना, ऐसे ही आपका दांत भी चमकेगा। ठीक है, तो है बहुत अच्छी क्रिया। दूसरी चीज है कि आप जब मुंह को ऐसे फुला के रखेंगे, मुंह में भर के फुला के रखेंगे, तो आपके इसकी जो ये मसूड़ों की जो हेल्थ है और जो आपकी इसकी जो स्किन है, इसकी जो इलास्टिसिटी है जो कम हो गई है, ये आपकी नॉर्मल बढ़ जाएगी। इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, हम लोग इसको यूज करते नहीं, पहले के जमाने में लोग करते थे, तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, आपकी जो जॉ की इलास्टिसिटी, तो इसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। और नीम स्टिक का जो है वो तो आप जब करेंगे आपको खुद ही पता चलेगा, मैंने जो चीजें लिखी है आपको खुद ही फील होगी कि ये सब चीजें एक ही सिंगल डे में, एक दिन करने के बाद ही आपको फील होता है। नीम स्टिक को स्टोर कैसे करें कि वो ड्राई ना हो? मैं तो दीदी एक हफ्ते का तोड़ के ले आता हूँ, फिर दोबारा जो है, जैसे अभी अपनी को जब स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसके स्कूल के सामने एक पेड़ है, वहीं से तोड़ लेता हूँ एक हफ्ते का, फिर ला के रख लेता हूँ। तो फ्रिज में चलती है मतलब उस नहीं, फ्रिज में नहीं रखता हूँ मैं, तो यहीं पे रखता हूँ। अच्छा, पत्तियां तोड़ के निकाल लेता हूँ, देखिए दिखाता हूँ, पत्ती है अभी, एक तो खत्म हो गई। ये देखिए, ये पत्ती का भी यूज करता हूँ, ये देखिए ड्राई हो गई, ये सूख गई है, ये एक हफ्ते का होगा, लेकिन इसको किया जा सकता है। इसको वो आपको डंडी सूखी हुई दिखेगी, सर आवाज नहीं आ रही है, डंडी सूखी हुई दिखेगी, लेकिन जब आप इसको चबाएंगी, सलाइवा के साथ मिक्स होगी ना, तो वो अपने आप अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएगी। जैसे तोड़ के लाते हैं तो वो तो अलग ही बात होती है, वो थोड़ी नरम रहती है लेकिन
थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, बहुत मोटी मत लगेगा। नीम स्टिक होनी कितनी मोटी चाहिए, इतनी, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है हाथ की, इतनी मोटी होनी चाहिए नीम स्टिक आयुर्वेद के हिसाब से। तो इतनी मोटी जो है बहुत हार्ड नहीं होती है। आप ज्यादा मोटे लेके आएंगे तब दांत टूटने का डर रहता है, अदरवाइज इतनी मोटी में जो है आप धीरे धीरे चबाते चबाते वो थोड़ा सा 1 ही मिनट के अंदर जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। और जब वो ब्रशेस की तरह खुल जाती है, जब उसके फाइबर्स ओपन हो जाते हैं, तब जो है आप नॉर्मल वो लगने लगेगी। बस थोड़ा सा होता है, 1-2 बार बस चबाना पड़ता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और घुमा घुमा के चबाइए ताकि वो लूज होती है। सर आपने जो ये गंडोशा क्रिया बताई, उसके लिए वो जो कोकोनट ऑयल होता है, तो जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल मिलता है उसको यूज कर सकते हैं? हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। वो सिर में लगाने वाला होता है, एडिबल, खाने वाला जो नारियल तेल होता है, यहाँ पे नहीं मिलता। मैंने जानबूझ के इसलिए बोला क्योंकि जो लोग मुंबई से हैं, जो लोग ऐसी जगह पे हैं, कोस्टल एरियाज में हैं, उनको तो एडिबल कोकोनट ऑयल इजीली मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। आप जो मेगा स्टोर है ना, पतंजलि मेगा स्टोर, दिखा है आपने स्वर्ण जयंती पार्क के बगल में, वहां से पतंजलि का ले लीजिएगा, 180 रुपए का आता है, 500 ml। नहीं 500 नहीं आता, बहुत कम आता है, शायद 250-300 ml आती बोतल हाँ, आती है, 180 रुपए। हम ऑर्गेनिक वो कोल्ड प्रेस जो आता है ना, हाँ। कोकोनट ऑयल, हाँ ठीक है। आप वहां तो मुंबई में तो मिलता है, यहाँ नहीं मिलता ना, यहाँ पे हम तो कोकोनट ऑनलाइन होता वैसे है। मंगा लेते हैं, पर यहाँ अच्छा। पास में मिलता भी है। अच्छा हाँ, तो कोल्ड प्रेस तो फ्रेश सबसे प्रेस, अच्छा होता हाँ। है, यहाँ पे मिलता नहीं है। मान लीजिए मैं खुद वहीं से ले आता हूँ, पतंजलि मेगा स्टोर से ले आता हूँ। तो वैसे कोकोनट ऑयल से ज्यादा बेटर सेसमी ऑयल होता है गंडूशा क्रिया के लिए। तो गरम अगर होता है, हाँ। हाँ गर्म होता है तो, लेकिन अगर ठीक है अरे आप हम यूज कर लेंगे, अभी कर लेंगे, हम रात को करते हैं यूजुअली ऑयल पुलिंग। रात में भी कर सकते हैं। सुबह करने में फायदा ये होता है कि आपका रात भर के टॉक्सिन्स जो डिपॉजिटेड होते हैं तो वो मुंह से निकल जाते हैं। रात में करके सोते हैं तो फिर से डिपॉजिट हो जाता है, तो बस ये रात में भी किया जा सकता है, लेकिन लिखा हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में करना, कवला और गंडूशा कर लेंगे। बाकी रात में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा गंडूशा, बहुत ज्यादा नहीं, गंडूशा हफ्ते में सिर्फ 1 बार किया जा सकता है। मुंह में प्रॉब्लम हो तो 2-3 बार। कवला डेली किया जा सकता है, कवला में ऑयल कम नहीं। सर एसएलएस तो अभी सारे ही टूथपेस्ट में रहेगा, क्योंकि जो झाग आता है, फोम आएगा, तो वो एसएलएस की वजह से ही आता है। जी तो आप कौन से रिकमेंड करते हैं फिर टूथपेस्ट? मैंने बताया तो, इसी तो लिख दिया उसमें, दंत दमन चूर्ण लिख तो दिया। अच्छा, हाँ। बाकी मैं चेक करूंगा, अगर मुझे कोई ये सब मॉडर्न वाले टूथपेस्ट में से कोई ऐसा टूथपेस्ट मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगा कि ये टूथपेस्ट है जिसमें मुझे एसएलएल नहीं मिला। ओके सर, थैंक यू। अब हमने तो विको वज्रदंती मंगाया था हमने, हाँ तो उसमें नहीं होगा दीदी, विको वज्रदंती में नहीं होगा। और एक नंबूदरी आता है, नंबूदरी करके, एपी नंबूदरी करके, वो भी यूज किया था। अच्छा वो उसके वो बारे भी में आयुर्वेदिक ही होता है शायद। हाँ तो उसमें भी नहीं, आयुर्वेदिक में तो होगा ही नहीं, कोई केमिकल नहीं मिला है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं और ध्यान कर लेते हैं। किसी को अपना हाथ पैर हिलाना हो, सीधा करना हो, उठ के चल के वापस आना हो, तो 2 मिनट का जरा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से आता है 2 मिनट। अभी 6:28 हो रहा है, एग्जैक्टली 6:30 पे वापस आते हैं, ठीक है, फॉर मेडिटेशन।
सिद्ध आसन में बैठने की कोशिश करिए, सिखाता हूं आपको। दोनों पैरों को सीधा खोल के बैठिए दंडासन में। लेफ्ट वाले पैर को मोड़िए और लेफ्ट वाली हील को राइट ग्रोइंग पे लगाइए और इसकी जो सोल है, इसका जो तलवा है वो दाएं पैर की अंदर की जांघ के पास है। अब राइट वाले को मोड़िए, राइट वाले के एंकल को आप वर्तिका जी आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठेगा। आप ये ट्राई करिए। इसके एंकल को उठाइए और उठा के इसकी जो हील है एंकल की वो पेल्विक के सामने रखिए। एड़ी के ऊपर एड़ी आ जाए इस तरह से। इसको सिद्ध मुद्रा बोलते हैं। आप जितने भी प्राचीन मूर्तियां देखेंगे जिसमें ध्यान मुद्रा में देखेंगे, उसमें इसी मुद्रा में, इसी सिद्ध मुद्रा में जो है आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ऋषभ देव जी की जो मूर्ति है, आदिनाथ को, सबकी ऐसे इसी ध्यान मुद्रा में। लाड़ी महाशय की जो भी आप देखेंगे, फोटो देखेंगे, लाड़ी महाशय भी इसी सिद्ध मुद्रा में आपको या पद्मासन में देखेंगे। सिद्ध मुद्रा हठ योग में 85 लाख आसन होते हैं, 85 लाख आसन होते हैं। आउट ऑफ 85 lakhs, सिद्ध मुद्रा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रास। जो सिद्ध मुद्रा है, इसमें बैठ के ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी में 72,000 नाड़ीज है, 72,000 नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स जो ओपन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और जो 4 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन होते हैं, मेडिटेटिव स्टेट की 4 स्टेजेस होते हैं, अवेकनिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग एंड लास्ट फाइनल स्टेज इज तुरिया। तो आप तुरिया तक पहुंचते हैं। तुरिया वो स्टेज होती है, कैबल्य जिसको कहते हैं, या निर्बीज समाधि कहते हैं, जब आप डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें। डिसॉल्व मतलब डजंट मीन कि मर जाना। डिसॉल्व मतलब जो है आपके भीतर जो ईश्वर है, मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जब एक हो जाते हैं, लिटरली एक हो जाते हैं, खुली आंखों से या बंद आंखों से, दोनों तरीके से, हर तरीके से, उस स्थिति को तुरिया बोलते हैं। जब आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आने लगते, यू आर रेडी, इसको तुरिया बोलते हैं। तो उसका बहुत डीप मीनिंग है, इसको अभी इतने छोटे में नहीं समझा सकता, इसके ऊपर पूरा ग्रंथ है, तो कभी और। तो अभी ये समझे, ये सिद्ध मुद्रा में बैठने से आप खुद फील होगा। अभी जब अगर आप बैठ पाए होंगे, सब लोग बैठ भी नहीं पाते हैं इसमें, किसी के नी इंजरी होती है, कुछ होता है, दूसरी चीज दोनों अपने नीचे लगनी चाहिए, आपकी बॉडी इस तरह से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि आप इस तरह से बैठ पाए, स्पाइन स्ट्रेट। दोनों हाथों को खुला रखें। आज हम नाद योग करेंगे। नाद मतलब क्या होता है? नाद मतलब होता है कि आप जो साउंड निकालते हैं, एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड एनर्जी, तो उसको नाद बोलते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में, स्पेस के अंदर जो कुछ भी क्रिएशन है, उसके पीछे जो है, अगर हम साइंस की बात करें, फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी किसी ने सुनी है? मेनका जी को पता? स्ट्रिंग थ्योरी, स्टीवन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी नहीं पता? हम इतना तो जानते हैं कि सब कुछ अणु से बना है, एटम से बना हुआ, ठीक है। एटम के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर पे रहता है, सरकमफ्रेंस में चलता रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके कोर में होते हैं, सेंटर में होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है? स्ट्रिंग होती है। अब ये चीज जो है वर्तिका जी को पता है। वर्तिका जी जो है म्यूजिक में इनकी दिलचस्पी है, रुचि है, जिनको पता होगा। वायलिन हो गया या फिर सितार हो गया, गिटार हो गया, जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो क्या होता है, उसके अलग अलग तार को हम जहाँ पे छेड़ते हैं और जहाँ पे पुश करते हैं, अलग अलग धुन निकलते हैं, अलग अलग सुर निकलता है। तो इसी तरह से एटम के अंदर, उसके कोर में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर स्ट्रिंग होता है। वो स्ट्रिंग जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, उसके हिसाब से मैटर का फॉर्मेशन होता है।
फिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और क्लासिकल केमिस्ट्री कहती है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और फिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी फंक्शन। मैटर से भी नीचे चला गया फिजिक्स, वो कहता है कि एनर्जी फंक्शन। एनर्जी फंक्शन क्या है? वो स्ट्रिंग जो है, जब वो वाइब्रेशन होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो डिसाइड करता है कि ये मैटर का की फिजियोलॉजी कैसे होगी, कैसा बनेगा, कैसा शेप होगा, ये किस प्रकार का बनेगा, ये इंसान बनेगा, जानवर बनेगा, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये धरती बनेगा, चांद सितारा बनेगा, क्या बनेगा। तो वो इसको स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। तो नादियो, हर चीज जो है एनर्जी वेव फंक्शन है। आपकी बॉडी में एनर्जी वेव फंक्शन है, ये पृथ्वी पे एनर्जी वेव फंक्शन है, आपने जो वस्त्र पहना हुआ है वो भी एनर्जी वेव फंक्शन है, सन भी एनर्जी वेव फंक्शन है, सनलाइट भी एनर्जी वेव फंक्शन है, मैं जो बोल रहा हूँ ये शब्द भी एनर्जी वेव फंक्शन है, आपके थॉट्स भी एनर्जी वेव फंक्शन है, आपके इमोशंस भी एनर्जी वेव फंक्शन है। तो एनर्जी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, और सेम काइंड ऑफ एनर्जी अट्रैक्ट्स सेम काइंड ऑफ एनर्जी। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा भी है, जानते हैं। तो नाद योग हम नाद योग में मंत्र योग भी कहते हैं, मंत्र ध्यान भी कहते हैं उसको। मंत्र ध्यान में हर मंत्र की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, अलग एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो सबसे सिंपल मंत्र होता है वो सिंपल ओम होता है, ओम मंत्र होता है। जितना शॉर्ट आप मंत्र को रखेंगे उतना ज्यादा आप फोकस कर पाएंगे। ध्यान मतलब होता है फोकस करना, समाधि मतलब होता है फोकस करके डीफोकस कर देना, अपना विलीन कर देना, खो देना, छोड़ देना, ढीला छोड़ देना, सब बंधनों से मुक्त कर देना। तो पहले फोकस करते हैं और फिर उसको फ्री कर देते हैं। तो फोकस हम पहले ओम पे करते हैं, अपनी बॉडी पे करते हैं, अपनी सांसों पे करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं, उसको ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ओम करने से सेंसेशन की फीलिंग क्यों होती है? अभी इस शरीर में, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, इस शरीर में आने से पहले भी मैं था और इस शरीर के जाने के बाद भी मैं रहूंगा। तो पहले क्या नाम था और बाद में क्या नाम था? और इस शरीर के अंदर जो असली मैं हूँ, आपके भीतर भी जो मैं हूँ, हर किसी के भीतर जो मैं हूँ, जो ईश्वर है, वो कौन है? उसका क्या नाम? उसको कैसे बुलाया जाए? क्या वो अल्लाह है, भगवान है, राम है, कौन है? कैसे बुलाया जाए? एक ही नाम क्या है? तो उसका नाम ओम है। आप अपने आप को जब पुकारते हैं तो आपको वो सेंसेशन फील होता है, आप कनेक्टेड फील करने लगते हैं। कई बार जब आप ओमकार करते हैं तो ये जो हाईवे है आपका स्पाइन से होते हुए सहस्रार चक्र के ऊपर, आप यहाँ से अपने आप को कनेक्टेड फील फ्री हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसी ध्यान का इसी का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को खुला हुआ अपने घुटनों के ऊपर रख लें, कोई मुद्रा मत बनाइएगा, बिल्कुल जैसे हमें माइंड को फ्री करना है, सिर्फ बॉडी को भी फ्री रखिए, सिर्फ स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। मेरे पीछे जो आपको आकृति दिख रही ये ऐसे बैठा है, ऐसे ही बैठा है। आंखें कोमलता से बंद कर लें। हमारे शरीर में जितने चक्र हैं, हर एक चक्र पे ध्यान करते जाएंगे और हर एक चक्र पे हम ओम नाद करेंगे एक एक बार, और फिर ढीला छोड़ देंगे। जब मैं बोलूंगा लेट गो ऑल योर एफर्ट्स, सब प्रयत्न छोड़ दें, सब ढीला छोड़ दीजिएगा अपने मन को, अपने चक्र पे भी फोकस मत करिएगा, बस हल्का सा ध्यान और छोड़ दीजिएगा। ओमकार का नाद करते समय उसकी ऊर्जा की तरंगों को अपने शरीर के कण कण में प्रवाहित होते हुए महसूस करेंगे। मुस्कान के साथ धीमी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने कंधों को और हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर का ध्यान करें। अपने जो रीढ़ का सबसे नीचे का हिस्सा है, जहां पे मल द्वार के ठीक ऊपर, हिप मसल्स को जब ऊपर खींचते हैं तो जहां पे हल्का सा प्रेशर आपको लगता है, वहां पे अपने माइंड को रखें। हल्का सा मूल बंद लगा लें, हिप लॉक लगाएं हल्का सा, जरा सा, और जहां पे खिंचाव आ रहा है वहीं पे अपनी माइंड को रख दें। सांस भरें। ओम नाद के लिए लंबा नाद करेंगे।
फिर से सांस भरें। एक और सांस भरें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने नाभि पर लेकर आए। नाभि पर एक छोटा सा बिंदु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बिंदु है। इसे नाभि के भीतर लेकर जाए, रीढ़ की तरफ। स्किन को अपने पेनिट्रेट करते हुए, अपने मसल्स को पेनिट्रेट करते हुए, आंतरिक अंगों के भीतर और पीछे की तरफ, आप इसे पीछे रीढ़ की तरफ ले जाए इसे धीरे धीरे। और इसे कहीं पर भी पेट के भीतर, नाभि के पीछे स्थापित कर दें और छोड़ दें। हल्का सा ध्यान बस इस बिंदु पे रखें और अब ओम बात के लिए फिर से सांस भरें। Let go of your efforts. सब प्रयत्न छोड़ दें, सब इलाज।
फिर से मन को चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से समेटते हुए उसी बिंदु की ओर लेकर जाए धीरे धीरे, जैसे सभी ओर से सिमटते हुए आपका मन उस बिंदु पे एकत्र हो रहा हो। नाभि के भीतर एक छोटा सा बिंदु है जो दिखाई भी नहीं देगा, केवल उसका एहसास कर सकते हैं। आपके पेट के चारों ओर से मन इकट्ठा होते हुए उस बिंदु पे पहुंच रहा है। फिर से सांस भरें। हल्का सा ध्यान बस उस बिंदु पर रखें और सब प्रयत्न छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। मुस्कान के साथ ही और सांस भरें और जाने दें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हृदय के केंद्र में लेकर आए। आपके हृदय के बीचों बीच आपके अंगूठे के आकार के बराबर एक लौ जल रही है। कोई कोई इसे देख पाएगा और किसी को सिर्फ एहसास मात्र ही हो पाएगा। इसे देख पाना मुश्किल है, क्योंकि जो भी दिख रहा है, जो भी एहसास हो रहा है, वो सिर्फ इसी को हो रहा है। सांस भरें हल्का सा ध्यान बस इस लौ का और सब प्रयत्न छोड़ दें। शरीर, लौ, आत्मा शांत।
से सांस करें आपके लिए। Let go all your efforts. सब प्रयत्न छोड़ दें, बस शाम सब ढीला छोड़। इसे देखने का प्रयत्न भी अब छोड़। Let go everything. और सांस भरें और जाने दें। सभी दिशाओं से वापस अपने ध्यान को समेटते हुए हृदय के बीचों बीच इस लौ में वापस लेकर आए अपने मन को। जैसे आपकी आत्मा अपने विस्तृत विशालतम स्वरूप से वापस लौटकर अपने सूक्ष्मतम स्वरूप में आपके हृदय के केंद्र में वापस लौट गई। एक और सांस भरें अब इसका एहसास आपको नहीं होगा कि अब किसी को भी सब एहसास हो रहा है। धीरे धीरे अब अपने ध्यान अपने कंठ के बीचों बीच गले के बीचों बीच लेकर आए। अपने विशुद्धि चक्र का ध्यान करें। नीले रंग की ऊर्जा है, आसमानी रंग घड़ी के सुई की दिशा में घूमती हुई गले के बीचों बीच शुद्धि चक्र। आपकी वाणी की सौम्यता, उसकी मधुरता, आपकी भाषा शैली, शब्दों का चुनाव, वाणी का समाज पर आपका प्रभाव इसी चक्र द्वारा निर्धारित होता है।
सांस भरें। धीरे धीरे अपने मन को अपने आईब्रोज के बीच में लेकर जाएं, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर अपने मन को लेकर जाएं। ध्यान अब आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र के बीच में अपनी सांसों के साथ चलते रहना। सांस लेने के साथ विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र पर आए और सांस छोड़ने पर आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र पर। गले के बीचों बीच से सांस लेते हुए बाहों के बीच में आए और जब सांस छोड़े तो गले के बीच वापस आ जाए। दोनों चक्रों के बीच में सांसों के साथ चलते जाए। सिर्फ अपने पाँव के बीच में ले आए। Locate a tiny dot in between your eyebrows. अपने पाँव के बीच में एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बिंदु है। उसे धीरे धीरे और भीतर, सिर के भीतर लेकर जाए, मस्तिष्क के केंद्र में ले जाए। और छोड़ दें। फिर से सांस भरें। सिर से लेकर छत के बीच में अपने ध्यान को ले जाएं। सिर के ऊपर शिखर पर सांस भरें। सब
प्रयत्न छोड़, सब कुछ ढीला छोड़, पहले दसों दिशाओं में फैलने, पूरे आकाश मुस्कान के साथ एक और सांस भरें, सांस छोड़ते छोड़ते अपने चारों तरफ के परिसर के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। Feel your body. मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपना समय लेकर सहजता से आप बोल सकते हैं। एक 112 प्रकार की समाधि बताई गई है। किसी को कोई समाधि ज्यादा जो तरीका है ध्यान करने का, किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है। अलग अलग प्रकार का शरीर होता है, अलग अलग प्रकार का चित्त प्रवृत्ति होती है। तो हो सकता है किसी को मंत्र ध्यान नाद समाधि जो है सूट करती है, किसी को विचार समाधि जो हमने लास्ट वीक ध्यान किया था उसको विचार समाधि। आप विचारों से अपने मन को जो है लेके जाते हैं, उंगली पकड़ा के लेके जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, विचार समाधि होती है। इसी तरह से संगीत समाधि होती है, कुछ ऐसा सोलफुल म्यूजिक होता है, हम उसमें मेस्मराइज हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, वो संगीत समाधि होती है। प्रकृति लय समाधि होती है, हम प्रकृति में जाके खो जाते हैं, भूल जाते हैं, या अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं प्रकृति के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए।
वो प्रकृति लय। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं किसी खोज के लिए, वो भी प्रकृति लय मानवता के लिए उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन दे दिया। इसी तरह से जो है राष्ट्र प्रेम समाधि होती है, एक सैनिक जो है राष्ट्र के प्रेम में उसकी रक्षा के लिए जो है अपना पूरा जीवन समर्पित करता है। तो इसी तरह से 112 प्रकार की समाधियां बताई गई है विज्ञान में, और उस 112 के भी और बहुत सारे प्रकार हैं। तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हजारों प्रकार के ध्यान के तरीके होते हैं। कुछ तरीका किसी को सूट करता है, कुछ किसी को करता है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन वही। चले ठीक है, इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। मंडे को मिलेंगे। कोई किसी को कुछ पूछना होगा फिर भी बीच में मुझे मैसेज कर लीजिएगा।